थियोफाइसी के लिए तो कॉमन मीन ब्राउन। ओके, आवाज नहीं आ रही है सर, थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है। क्या हो रहा है सर अब ठीक है, पहले थोड़ा धीरे धीरे आ रहा था। अभी ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो थियोफाइसी इसको कॉमनली आप क्या बोलते हो? ब्राउन एल्गी। ठीक है, अगर आप इसके हैबिटेट की बात करते हो तो ये मेरीन होगा। मोस्टली मत लिखो, प्राइमरली लिखो, प्राइमरली फ्रेश वाटर में जो है ये बहुत रेयरली पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखो, रेयरली फाउंड इन फ्रेश वाटर। ठीक है, तो जो थियोफाइसी के मेंबर हैं दे विल मोस्टली प्रेजेंट इन मैरीन एनवायरनमेंट, मैरीन हैबिटेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके फॉर्म की बात किया जाए, ठीक है, या साइज एंड फॉर्म की बात किया जाए, साइज एंड फॉर्म, तो ग्रेटली वेरिएबल, बहुत ज्यादा वेरिएबल है। ठीक है, फ्रॉम फिलामेंटस, आपको ये फिलामेंटस फॉर्म दिख जाएगा। ठीक है, फिलामेंटस दिखेगा आपको। बैकग्राउंड में कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा? हाँ सर, कुछ ठक ठक का आवाज आ रहा है। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चल रहा है पास में, तो उसे डिस्टरबेंस तो नहीं है? नहीं सर। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब ठीक है। चलो, हाँ, मैं क्या बता रहा था कि दिस इज ग्रेटली वेरिएबल इन साइज एंड फॉर्म फ्रॉम सिंपल फिलामेंटस फॉर्म, मतलब आपको सिंपल फिलामेंटस फॉर्म में मिल जाएंगे। सिंपल ये बोल सकते हो कि सिंपल ब्रांच फिलामेंटस या फिलामेंटस, सिंपल ब्रांच, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म। ठीक है, टू मैसिव प्रोफ्यूजली ब्रांच। ठीक है, इसके नीचे लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं है, इसको मैं ऊपर यूज करके लिखता हूं। ठीक है, तो आप लिख दो सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म टू मैसिव profusely branch form, जिनको आप किस नाम से जानते हो? known as स्केल। कौन से एल्गी होते हैं? ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी, ध्यान रखना। ठीक है, इनका जो हाइट है, ठीक है, ये जो मैसिव प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म है, इनका जो हाइट है, या यहीं पे लिख देता हूँ कि हाइट में रेंज फ्रॉम में रेंज अप टू 100 मीटर। ठीक है, में रेंज अप टू 100 मीटर, ये आपको 100 मीटर तक इसकी हाइट पहुंच सकती है। एग्जाम्पल अगर आप देना चाहो तो इसका तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, केल्प। ठीक है, अब केल्प में आपका जैसे लैमिनेरिया और
जो सिंपल वाला है उसमें भी एग्जाम्पल लिख लो आप, सिंपल वाले में लिख दो एग्जाम्पल एक्टोकार्पस। जो सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म है उसका एग्जाम्पल लिख दो क्या? एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके सेल के स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता ही है कि एल्गी में टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। आपको मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर तो दिखेगा, पर आपको जो जो बेसिकली टिश्यू ग्रेड है स्ट्रक्चर या टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो वहां पे आपको क्या दिखेगा, अब्सेंट दिखेगा, ठीक है। तो इसी वजह से जहां पे भी मैसिव जो एल्गी है, ब्राउन एल्गी, उनको पेरेनकाइमेटस बोलते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर पेरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर है, उनमें टिश्यू टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कि वो कोई जो है पर्टिकुलर फंक्शन वो मिलके कोई नहीं काम करते, हर एक सेल का अपना डिफरेंट फंक्शन होता है, ओके। तो मैं आपको बता रहा था कि जो सेल है इसकी, उसमें जो सेल वॉल प्रेजेंट है, हमको सेल वॉल के बारे में ही बेसिकली देखना, ठीक है। हमको किसके बारे में देखना है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सब में से एक ही जैसी है और उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो भी ऑलमोस्ट सब में एक ही जैसा है, ठीक है। तो मैं सेल वॉल के बारे में बता रहा था कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज। तो वहां पे आपका एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है। एंड ये जो सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल है, इट इज सराउंडेड बाय जिलेटिनियस कोट, surrounded by gelatinous substance known as algin, ठीक है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक सेल बना दूं इस तरह से, और ये जो ब्लैक सा आपको दिख रहा है वो, उसको मान लो कि ये क्या है, बाहर से सेल वॉल, ठीक है। तो इसके चारों तरफ आपको इस तरह से स्लाइमी जिलेटिनस सब्सटेंस दिखेगा, जिसका क्या नाम है, एल्जिन। तो बाहर से जो सेलुलोजिक सेल वॉल है, दैट सेलुलोजिक सेल वॉल इज सराउंडेड बाय एल्जिन। एल्जिन। और तुमको पता है कि एल्जिन क्या है, हाइड्रोकोलाइड, हाइड्रोकोलाइड, ठीक है। ये हाइड्रोकोलाइड्स है, और आपको पता ही है कि हाइड्रोकोलाइड्स के एप्लीकेशन भी है। यस सर, हाइड्रोकोलाइड्स के एप्लीकेशन भी हैं, ठीक है। एक चीज तो ये डिस्कस हो गई, एक और चीज एनसीईआरटी मेंशन करती है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो सेम ही है, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें, या सेल वॉल के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर आप क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म में जो मेन चीजें वहां पे लिखा है, उसमें लिखा है सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स, लोकेटेड वैक्यूल, ठीक है। वहां पे सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और साथ में क्या प्रेजेंट है, प्लास्टिड, प्लास्ट प्रेजेंट। अब जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोलोफिल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बेसिकली इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, क्लोरोफिल के रिस्पेक्ट में ए एंड सी, तो ए एंड सी पाए जाते हैं। जैसे मैं ऊपर लिख लेता हूँ, तुम लोग इसके नीचे ही लिखना, इस तरह करके, इस तरह करके, ठीक है। मैं ऊपर लिखूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक क्लोरोफिल लिख देता हूँ पहले। क्लोरोफिल ए पाया जाएगा प्लस सी पाया जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा
कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, और फिर इसको मिलेगा इसके बाद आपको फ्यूकोजैंथिन एंड ज़ैंथोफिल। तो नीचे लिखना फ्यूकोजैंथिन एंड ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल, फ्यूकोजैंथिन एंड ज़ैंथोफिल। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना कि डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ या अमाउंट ऑफ these two pigments, मैं लिखे दे रहा हूं कि या पूरों को सारे के सारे को मिला लो, ठीक है। तो यहां लिख दे रहा हूं कि डिपेंडिंग on the abundance of these pigments, इन पिगमेंट की कितनी ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट है उस एल्गी में, ठीक है। द ब्राउन एल्गी में बी ऑफ ब्राउन एल्गी में बी from olive green to brown. may appear from olive green to brown. Different types of brown. olive green to brown in color. Brown in color. तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना किसकी प्रेजेंस पे, फ्यूकोजैंथिन एंड ज़ैंथोफिल। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कॉपी करो इसको फटाफट। डन सर। हाँ बोलो बच्चे। नहीं सर, रुक हो जाइए। गया है सर। कोई बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? नहीं सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आगे बढ़ो। तो हमने बात कर ली किस चीज के बारे में, उसके साइज के बारे में, उसके फॉर्म के बारे में, किस तरह से दिखते हैं, उसके हैबिटेट के बारे में, और क्लोरोफिल पिगमेंट किस तरह के प्रेजेंट है वो हमने देख लिया। थोड़ा सा देख लो, स्टोर्ड फूड। तो जो ब्राउन एल्गी है, यहाँ पे फूड स्टोर होता है एज कॉम्प्लेक्स सैकराइड, और कॉम्प्लेक्स सैकराइड में क्या नाम है उसका, लैमिनेरियन मैनिटोल स्टार्च। ठीक है, उसको जो जो यहाँ पे ब्राउन एल्गी में जो फूड स्टोरेज का फॉर्म है स्टार्च को, वो उस स्टार्च को बोलते हैं लैमिनेरियन स्टार्च। ओके, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है लैमिनेरियन स्टार्च। इसके बाद जो है स्टोर्ड फूड के आगे अगर हम बढ़ते हैं, कुछ रहता है अभी, ये सारा करवा दिया हमने जगह। तो रिप्रोडक्शन नहीं, ये तो मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ, रिप्रोडक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप तो रिप्रोडक्शन देखिए। सर स्टोर फूड में मैनिटोल भी होगा ना? क्या बच्चे? स्टोर फूड में मैनिटोल भी तो होगा ना? हाँ, मैनिटोल भी लिख सकते हो, लैमिनेरियन स्टार्च प्लस मैनिटोल। आई थिंक एनसीईआरटी दोनों लिखती है, लिख दो। लैमिनेरियन स्टार्च प्लस, ये आप फिर इसका स्पेलिंग ठीक कर लेना, दिस इज डबल एन मैनिटोल। चलो रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ऊपर तो आप कंप्लीट है ना, तो रिप्रोडक्शन में
ऑल थ्री मोड आपको दिखेंगे कौन कौन से? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, आपको देखेंगे जो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक चीज तुमको बताता हूँ कि जो ब्राउन एल्गी है वहां पे यूनिसेलुलर फॉर्म एब्सेंट है, वहां पे यूनिसेलुलर नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, तो जो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा वहां पे केवल क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो फ्रेगमेंटेशन है वो सिर्फ आपको कहां पे देखने को मिलेगा? इन फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म्स। तो जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी, दैट इज बाय फ्रेगमेंटेशन और इन फिलामेंटस फॉर्म। नाउ आते हैं एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स वाया स्पोर्स। वो भी किस टाइप के स्पोर्स? जूस्पोर। ठीक है, अच्छा ये जो जू स्पोर्स हैं अलग से लिखते हैं, अलग से लिखते हैं। आप आपके पास स्पेस होगा आप इसमें कर सकते हो, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। तो ये जो जो स्पोर्स हैं दे आर बाइफ्लैजिलेटेड। बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर्स है, ठीक है, एंड PR shaped are unequal। ठीक है, और अगर फ्लैजिला अनइक्वल होते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोकॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं? हेटेरोकॉन। अगर फ्लैजिला कैसे हो? अनइक्वल हो। ठीक है, तो जो जू स्पोर्स है, जू स्पोर्स के केस में जो फ्लैजिला है वो अनइक्वल है। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखना कि जो स्पोर्स कैसे स्पोर्स होते हैं? मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर्स होते हैं। तो मोटाइल तो होगा ही। ओके, और इसका जो स्पोर्स आपको नॉर्मली किस शेप का दिखेगा? PR से। पीयर से। एक चीज रह जा रही है क्या? जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी में मैंने जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी तो उसमें मैंने कौन से स्पोर्स बताए थे? थ्रू जूस्पोर। कुछ और बताया था वहां पे? नहीं सर। नहीं सर, और जूस्पोरेंजिया का बात किए थे। जूस्पोरेंजिया, फ्लैजिला, ये नहीं बताया था कि फ्लैजिला उसमें इक्वल प्रेजेंट होते हैं, इक्वल लेंथ के? सर पोजीशन बताए थे और नंबर बताए थे फ्लैजिला का। नंबर बताए थे, ये नहीं बताया था कि फ्लैजिला इज ऑफ इक्वल साइज? हाँ सर। यस सर बताए थे। और उस पोजीशन, उस चीज को बोलते हैं आइसोपॉइंट। ठीक है, अगर नहीं बताया तो जो ग्रीन एल्गी है उनमें जो फ्लैजिला का लेंथ है दोनों फ्लैजिला का वो इक्वल होगा। ठीक है, ब्राउन एल्गी में जो फ्लैजिला का लेंथ है वो क्या होगा? अनइक्वल। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हेटेरोकॉन। अच्छा, यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ फ्लैजिला, पोजीशन ऑफ फ्लैजिला लैटरल, जबकि आपके उसमें ग्रीन एल्गी के केस में मैंने शायद बताया था क्या है? एपिकल। चलो, तो हमने जू स्पोर्स के बारे में बात कर ली। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको तीनों तरह का दिखेगा। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है
वो आपको यहाँ पे आइसोगेमस भी दिखेगा, एनाइसोगेमस भी दिखेगा एंड ऊगेमस। ऊगेमस भी दिखेगा। ऊगेमस। एक और चीज देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? गैमेट्स का मिलना। फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट का फ्यूजन क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। मैंने यहाँ पे इधर करना चाहिए था, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है। अब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो सकता है बाहर एनवायरनमेंट में हो रही हो, तो अगर बाहर एनवायरनमेंट में हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और अगर अंदर हो रहा हो तो क्या बोलोगे आप? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वैसे तो मोस्टली फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी एक्सटर्नल ही होता है, और एक्सटर्नल होगा तो कहाँ पे होगा, कहाँ पाए जाते हैं एल्गी? वाटर में। तो फर्टिलाइजेशन में अकर इन वाटर, ठीक है, और मे बी इन इंटरनल, पर मोस्टली आपका एक्सटर्नल ही होगा। इंटरनली होगा तो हो सकता है कहाँ पे हो? आपको जब मैं जनरल बता रहा था एल्गी के, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, जैकेटलेस होते हैं, और जो है क्या कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल को क्या बोलते हैं? ओगोनियम। ठीक है। तो हो सकता है कि इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी फर्टिलाइजेशन में अकर इनसाइड द oogonia, ठीक है। oogonia में जैसे कई सारी स्पीसीज हैं, oomaceae, मुझे एग्जैक्टली एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है। चलो रहे, इतना डीप में नहीं पूछेगा, कितना ध्यान में रखना जो मैंने थोड़ा सा जो मैसिव एल्गी है, ब्राउन एल्गी के केस में जो मैसिव एल्गी है, या ये बोल दो कि ब्राउन एल्गी का जो बॉडी है, कमेंट साइड में ही मुझे इसको लिखा देना चाहिए था इस पॉइंट को, कि वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। एक उसका जो पार्ट सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। अब होल्ड फास्ट से एक स्टॉक निकला होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? स्टाइप। एंड स्पाइट से एक जो फोटोसिंथेटिक ब्लेड होता है उसको हम बोलते हैं लैमिना, ठीक है, या फ्रॉन्ड, ठीक है, फ्रॉन्ड या लैमिना, ठीक है। तो वो पॉइंट मुझे इंट्रोड्यूस कराना है यहाँ पे।
हो गया? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। नहीं रुकिए, इसके बारे में इसको जायंट एल्गी के नाम से भी जानते हैं, तो लिख लो। इनकी हाइट अप टू 100 मीटर तक पहुंच जाती है, ये पूछा गया होगा। ठीक है, ब्राउन एल्गी है, ये भी पूछा गया है। तो ये भी पूछा गया है कि पेरेनकाइमेटस है कि नहीं। ठीक है, बच्चे तुमको एक चीज बता दे रहा हूँ कि इसके बाहर नहीं पूछेगा तो ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना, इधर उधर के ऑब्जेक्टिव बुक ले लेते हो, इसके बाद उसके क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होते क्योंकि उन्होंने कहीं से भी क्वेश्चन डाले होते हैं, और फिर तुमको लगता है टीचर ने तो पढ़ाया ही नहीं। तो मैं तो उतना ही पढ़ाऊंगा जितना तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। ओके, और इससे बाहर नहीं जाएगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा। तुम पिछला पेपर उठा के देख लो, इसके अंदर से ही आएगा। मतलब जो भी क्वेश्चन आए हैं इस इन टॉपिक से, इसके अंदर ही होंगे सारे के सारे। तो फालतू में इधर उधर के फालतू की ऑब्जेक्टिव बुक मत लेना, जिनसे आपका टाइम किल करेंगी। इधर उधर की चीजें पढ़ोगे, आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतने पे ही कंसंट्रेट करो। हो गया? हाँ सर। मॉड्यूल्स में कुछ बाहर है सर। क्या बच्चे? सर मॉड्यूल्स में कुछ क्वेश्चन बाहर है। हाँ, मॉड्यूल्स में बच्चे वही क्वेश्चन सिर्फ करो जो इसके अंदर के हैं। या मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ, मॉड्यूल्स में आप अपने 2014 के बाद से जितने क्वेश्चन आए हैं, टिल मुझे लग रहा है 21 तक तो नहीं होगा, 2020 तक दिया होगा। ठीक है, इन 6 इयर्स के जो क्वेश्चन है, 6 नहीं है टोटल मिला के 8 इयर्स हो गए। ठीक है, इतने ही तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने, उनमें लिखा होगा नीट। ठीक है, नीट और ईयर दिया होगा साथ में, तो आपको बस उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करना उस मॉड्यूल से। क्योंकि बच्चे मैं बता दूं, एक तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दिए हैं, एक चीज तो वो, दूसरा क्वेश्चन इधर उधर के बहुत ज्यादा दिए हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन तुमको ना मिलेंगे उसमें 30% से ज्यादा। ठीक है, और जब तुम उसको सॉल्व करने जाओगे तुम्हारा दिमाग फालतू में खराब करेगा, आना जाना वहां से कुछ है नहीं। तो बहुत फोकस्ड करो, बहुत फोकस जो है। कोई किताब ऐसी परचेज कर लो, या मॉड्यूल में तुमको इस तरह के क्वेश्चन, जो ये वाले क्वेश्चन है, तुम्हें करीब करीब हर एक चैप्टर में 60 to 70 क्वेश्चन मिल जाए, और थोड़ा सा मन करता है सॉल्व करने का तो 2009 तक चलेगा, 2009 से 2020 तक। ठीक है, मॉड्यूल में इसके पहले वो क्वेश्चन AIPMT के नाम से आते थे, AIPMT के नाम। ठीक है, इसके पीछे नहीं जाना, और तुमको हर एक, मतलब ये सब मिला दोगे तो हर एक चैप्टर में कितना क्वेश्चन मिल जाएगा, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन बहुत होता है, पर क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि अगर सपोज कर लो कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, उसमें 1 2 3 और 4 ऑप्शन है, तो आपको आंसर नहीं पकड़ना है। आपको ये नहीं है कि तुम्हारा ये आंसर निकल आया फोर्थ वाला और तुमने उसको छोड़ दिया, ये काम नहीं करना। आपको ये प्रूव करना है कि आंसर यही क्यों है। उससे फायदा क्या होगा कि आप एक क्वेश्चन करते हो तो आपको चार ऑप्शन के बारे में नॉलेज हुई, मतलब तुमने एक क्वेश्चन के बदले 4 क्वेश्चन कर लिए, और मतलब यहाँ पे तुमने जो 100 क्वेश्चन किए हैं उसका मतलब क्या हुआ, तुमने कितने क्वेश्चन किए? 400 क्वेश्चंस। तो मैं तुमको बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तुम्हें ज्यादा पढ़ने की, मतलब बार बार पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। मतलब कंटेंट आपका लिमिटेड होना चाहिए और कंटेंट का रिवीजन मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आपने कंटेंट ज्यादा कर लिया तो आपको समझेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, ऑलरेडी इतना ज्यादा सिलेबस है, कोई नहीं समझता है। और अगर आपने अपना सिलेबस बढ़ा लिया तब तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो इस चीज पे बहुत फोकस्ड होके रहना कि आपको कंटेंट बहुत लिमिटेड लेके चलना है। जितना मैं बता रहा हूँ, मेरे बताए के बाद आपको सिर्फ एक बुक पढ़नी है, दैट इज
एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी, आपको यही पढ़ना, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं बता तो रहा हूँ आज की डेट पे जब 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी 200 का क्वेश्चन है, 100 का क्वेश्चन आ रहा है, उसमें 90 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन का आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो इन सबको मिला के 97 98 क्वेश्चन तुम्हारे इसी के अंदर से होंगे, और इतना बहुत होता है, इतना बहुत ज्यादा होता है बच्चे। तुम 360 जो मार्क्स है तुम्हारे, 360 मार्क्स में तुम 330 ले आओ, 330 बहुत ज्यादा है, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत जो है पूरा पॉइंट्स पढ़ने की कोशिश करो, कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, जितनी बार रिवीजन कर सको, शाम सुबह, सोते जागते उठते बैठते, जिस समय जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतने फायदे में रहोगे। तो इधर उधर के नोट्स में, मॉड्यूल के क्वेश्चंस में या इधर उधर के क्वेश्चंस में ज्यादा दिमाग मत खपाना, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सर एग्जाम्पल करते हैं सर। हाँ उसे बोलो। सर पेरेन्काइमेटस बॉडी क्या है, एक बार बता दीजिए। कुछ नहीं है बच्चे, पेरेन्काइमेटस क्या है कि वहाँ जो सेल्स हैं वो पेरेन्काइमेटस, बट वो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर जब मैं आपको क्या बताऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा एनाटॉमी ऑफ द प्लांट्स, हायर प्लांट्स की एनाटॉमी बताऊंगा, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि आपके टिश्यू जो है पेरेन्काइमेटस एक टाइप का टिश्यू, ठीक है। पेरेन्काइमा एक टाइप का टिश्यू है जिसके अंदर पेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती है, पेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती है। अब ये पेरेन्काइमेटस जो सेल्स होती हैं उनमें उनका जो सेल वॉल है वो थिन होता है, थिन सेल वॉल होता है। और ये सेल्स कैसी होती है, लिविंग होती है, ठीक है। थिन सेल वॉल होने से क्या होगा कि जो सब्सटेंसेस का जो एक्सचेंज है इनसाइड एंड आउटसाइड, इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, वो होता रहेगा, और वो होता रहेगा तभी लिविंग सेल लिविंग है। अदरवाइज अगर ये बंद हो जाए, ये सेल वॉल थिक हो जाए और इनका इंटरसेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर जो एक्सचेंज है वो अगर स्टॉप हो जाए तो सेल लिविंग ना रहेगी, ठीक है। तो पेरेन्काइमेटस सेल्स एक्चुअली लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, जिनकी सेल वॉल थिन होती है। ये कई सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे एक तो बता दूं, एक तो फोटोसिंथेसिस है, दूसरा फूड स्टोरेज है, तीसरा जो है क्या कहते हैं समटाइम्स वाटर सप्लाई करती है पेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है, थ्रू डिफ्यूजन वाली प्रोसेस से, ठीक है। तो बहुत सारे चीजें हैं। तो यहाँ पे जो एलगी के केस में है, तो एलगी के केस में ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, और इनकी जो सेल वॉल है वो थिन है, ताकि इनके बीच में जो एक्सचेंज है वो होता रहे, ठीक है। तो इस तरह की सेल वॉल को क्या बोल देते हैं, दूसरा फोटोसिंथेटिक तो है ही है वो, ठीक है। तो इस तरह की जो सेल वॉल है उनको बोल देते हैं पेरेन्काइमेटस, बट दे डोंट हैव टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके सर, ठीक है। मैं क्या बताने जा रहा था, मैं एग्जाम्पल बताने जा रहा था। अभी मैंने एग्जाम्पल से पहले आपको बताया कि जो ब्राउन एल्गी है उनका जो बॉडी है, प्लांट बॉडी है, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रंट, ठीक है। लैमिना। तो इसके जो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल तो देखो मैंने एक्टोकार्पस, दूसरा ये भी लैमिनेरिया, होगा, लैमिनेरिया, तीसरा सॉर्गसम, चौथा डिक्टियोटा। यही स्पेलिंग है ना सर? यस सर। हाँ सर। एक और लिख लो, सार्गासन, ठीक है। एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा एंड सार्गासन। अच्छा, एनसीईआरटी पे जाओ तो एनसीईआरटी पे पिक्चर बने हुए हैं। किसका पिक्चर बना रखा है? लैमिनेरिया का, फ्यूकस का एंड डिक्टियोटा का। तो बच्चे पिक्चर तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो कई बार क्या करता है ना, वो पिक्चर बना के पूछ लेता है। तो आप जो है
इस तरह से देखो, एक जो है लैमिनेरिया है, उसका जो फ्रॉन्ड है उसमें इस तरह से बना हुआ है। मैं बहुत रफली बना दे रहा हूँ। तो ये बेसिकली ये वाला आपका स्ट्राइप है, ये क्या है, फ्रॉन्ड है, और ये क्या है, होल्ड फास्ट। सॉरी, होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट। तो इस तरह का पिक्चर अगर आपको कुछ दिख जाए तो आप उसको सीधे पहचान लेना कि वो क्या है, ब्राउन लैमिनारिया। लैमिनेरिया है। लिखो उसके नीचे लैमिनेरिया। दूसरा एक और आपको पिक्चर इसी तरह का दिखेगा, मुझे पूछता है पिक्चर से तो दिमाग में, वैसे तो एनसीईआरटी से याद किए रहोगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं भी एनसीईआरटी से आप याद करते हो तो यहाँ पे अगर नोट्स बार बार क्योंकि पलटोगे, एनसीईआरटी तो पता नहीं आप कितनी बार पलट पाते हो। इस तरह से कुछ बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, आगे ब्रांचिंग भी है तो आप ब्रांचिंग भी दिखा सकते हो, इस तरह से ब्रांचिंग भी दिखा सकते हो। और यहाँ पे कुछ कुछ कैविटीज, इस तरह से कैविटीज प्रेजेंट है। ठीक है, ये पता है स्ट्रक्चर, ये पता है, ये चीज पता है। तो ये आपका किसका पिक्चर है, डिप्टियोटा। डिप्टियोटा में जो ब्रांचिंग पैटर्न है वो 2 है। ठीक है, अच्छा सर। यहाँ पे सर फ्यूकस के अंदर से कुछ, मिड रिब, हाँ सर, हाँ सर। इस तरह से आप मिड रिब क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लिख दो अगर नहीं है तो, दैट इज द मिड रिब, क्योंकि पूछ सकता है बच्चे इस तरह के क्वेश्चन आजकल इनके फेवरेट है। ये तो मैंने बता दिया, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है, फ्रॉन्ट, ये आपका स्ट्राइप, ये आपका होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट। ठीक है, और वो जो सर्कल से छोटी छोटी दिख रही हैं, दैट इज द एयर कैविटी एक्चुअली, एयर ब्लडर। ठीक है, एयर ब्लैडर, हाँ ब्लैडर कैविटी ही होता है वैसे। ठीक है, तो डिपेंड कौन सी बुक में क्या लिखा है, अलग तो अलग अलग चीजें लिख देते हैं, कहीं एयर ब्लैडर लिख रहा है, कहीं एयर कैविटी लिखा है, तो ध्यान में रखना है इनको। तीसरा पिक्चर और है, आप बना लो तो बढ़िया है, आप अपना होमवर्क के उसमें मान लेना, उसको बनाना घर पे बैठ के, मैं नहीं बना रहा। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। तो आप बना लेना तो, क्योंकि दिमाग में अगर वो दिखता रहता है आपको पिक्चर ना, तो फिर याद रहता है, वहां पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। और आपको पता है कि नीट के एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं है, सोचने का मतलब है कि आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। नाउ कम एट rhodophyceae, commonly known as रेड एल्गी। ठीक है, तो हैबिटाट की बात किया जाए तो हैबिटाट इज मोस्टली मैराइन होता है। marine. Some are found in फ्रेश वाटर। fresh water, कुछ आपको फ्रेश वाटर में मिल जाए। पर जो अच्छा, वहां पे ब्राउन एल्गी के केस में मैंने क्या लिखाया था कि रेयरली पाए जाएंगे फ्रेश वाटर में, Rarely fresh water। प्रेडोमिनेंटली और प्राइमरली मैरीन। यहाँ पे मैंने देखो लिखाया है क्या, मोस्टली मैरीन।
तो बच्चे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पे मैंने लिखाया मोस्टली मैरीन, और ब्राउन एल्गी में मैंने क्या लिखाया है, प्राइमरीली मैरीन। Rarely found. इन दोनों, एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इन दोनों को स्टेटमेंट को मिला के क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि एक क्या कौन सा, और भी एक आप कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए थे और पूछा था कि ये कैरेक्टरिस्टिक किस में पाए जाते हैं, कौन सी एल्गी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको पता है कि इतनी बारीकियां होनी चाहिए आपके पढ़ते समय, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार पॉइंट आउट करता हूं कि आप इन वर्ड्स को ध्यान दो पढ़ते समय, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा फिर वहां पे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और आपको पता है कंफ्यूजन क्रिएट होने का मतलब क्या है, कि आप क्या कहते हैं, टाइम लगाओगे क्वेश्चन में, और टाइम तो है ही नहीं है आपके पास में। चलो आगे चलते हैं। साइज एंड फॉर्म वेरिएबल ही है, बट इतना वेरिएबल नहीं है जितना कि आपने ब्राउन एल्गी के केस में देखा है, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक आध यूनिसेलुलर है, ब्राउन एल्गी में नहीं मिलेगा आपको यूनिसेलुलर फॉर्म, ठीक है। तो आपको इस तरह से दिख जाएंगे यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। सेल के रिस्पेक्ट में बोलूं तो सेल वॉल जो है वो क्या है, सेलुलोजिक। और इनकी भी कुछ एक रेड एल्गी के केस में, कुछ एक रेड एल्गी के केस में जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज सराउंडेड बाय, किससे सराउंड होता है, हाइड्रोकोलाइड से। हाइड्रोकोलाइड। बस इतना ही लिखो, ज्यादा डीप में नहीं लिखना है, क्योंकि फिर मैंने कैराजेनिन लिखा ही दिया था आपको, बट अगर इतना लिखा जाए तो ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि ये जनरलाइज्ड नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, सेल वॉल इज सराउंडेड बाय हाइड्रोकोलाइड्स इन some red algae. Okay? Yes sir. हाँ सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक आध स्टेटमेंट और लिखते हैं कि, अच्छा ये दो स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट डाल के, दो स्टेटमेंट लिखाना चाहिए मुझे। एक्चुअली ये मैं मुझे हैबिटेट के साथ ही लिखा देना चाहिए था, बट स्टिल यहाँ पे नोट करके लिखूं। दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये है कि जो रेड एल्गी है देयर अबंडेंस इज प्रेजेंट इन वार्मर वाटर, ठीक है, दे आर फाउंड इन ग्रेटर कंसंट्रेशन, या अबंडेंस लिख दो, अबंडेंस, अबंडेंस मतलब इनकी बहुतायत है, अधिकता है, कहाँ पे, इन वार्मर। एक स्टेटमेंट तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जा सकता है कि इन एल्गी में से कौन सा एल्गी प्रेफर करता है वार्म वाटर में, ठीक है, कौन सा एल्गी वार्म वाटर में प्रेफर करता है, रेड एल्गी। दूसरा the red algae found very deep in the ocean. deep in the water. ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि जो रेड एल्गी है, रेड एल्गी या सॉरी कौन सा एल्गी बहुत ज्यादा डीप वाटर में प्रेजेंट है, बहुत डीप वाटर में सरवाइव कर लेता है, ठीक है। सारे ऑर्गेनिजम्स डीप वाटर में सरवाइव नहीं कर सकते, क्यों नहीं सरवाइव कर सकते हैं, दो रीजन है।
एक तो कि वहां लाइट नहीं पहुंच रही, स्पेशली बात हम एल्गी की कर रहे हैं ना, तो लाइट नहीं पहुंचेगी तो फोटोसिंथेसिस कैसा करेगा। और एक और रीजन है जो कि हर ऑर्गेनिज्म के लिए जनरलाइज्ड अप्लाई हो जाता है, क्या कि जो प्रेशर प्रेशर है, एयर प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है? हेलो, प्रेशर जो सर हायर प्रेशर। हाँ, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, तो ऑर्गेनिजम्स उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को नहीं जो है क्या कहते हैं संभाल पाता है। तो रेड एल्गी फाउंड वेरी डीप इन द वाटर, बट इसका मतलब ये स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि ये सरफेस पे नहीं रह सकते। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ वाटर। आपको बहुत सारे रेड एल्गी सरफेस पे भी मिल जाएंगे, ठीक है, सरफेस ऑफ सी या सरफेस ऑफ ओशियन, ठीक है, सरफेस पे भी मिल जाएंगे, बट दे आर आल्सो प्रेजेंट डीप इन द वाटर, ठीक है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा एल्गी बहुत डीप में रहता है वाटर में, तो दैट विल बी द रेड एल्गी। एक और स्टेटमेंट देखते हैं कि जो सेल के बारे में देख रहे थे, जो अगर हम थोड़ा सा बात करें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपके कौन से हैं। क्लोरोफिल ए एंड डी। बी। इसके अलावा फाइकोएरिथ्रिन। दिस इज द डोमिनेटिंग पिगमेंट, डोमिनेंट, या इस तरह से लिखो डोमिनेंटली प्रेजेंट, आर फाइकोएरिथ्रिन। अच्छा, आर फाइकोएरिथ्रिन का जो एब्जॉर्बेंस है, मतलब जिस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कौन सी लाइट है? रेड लाइट। रेड। और जो यूवी लाइट है उसकी जो पेनिट्रेशन पावर है, पेनिट्रेशन पावर वो क्या है? अरे फिजिक्स में नहीं पढ़ाया गया क्या? है। 14 है। उसका पेनिट्रेशन पावर हाई है, तो ये डीप वाटर में पेनिट्रेट कर जाता है। डीप वाटर में पेनिट्रेट कर जाता है, और उसकी वजह से ये आर फाइकोएरिथ्रिन का यूज करके ये क्या कर लेते हैं, क्या कर लेंगे आर फाइकोएरिथ्रिन का यूज करके? फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, ठीक है। मतलब कि जो उनकी फूड सिंथेसिस वाली जो प्रॉब्लम थी उसको कौन सॉल्व कर दे रहा है? ये एंड यूवी लाइट। ठीक है, आर फाइकोएरिथ्रिन एंड यूवी लाइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक और फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है यहाँ पे, सी फाइकोएरिथ्रिन। सी फाइकोएरिथ्रिन, और सी फाइकोएरिथ्रिन आपका, ठीक है, फाउंड इन रेड एल्गी that dwell at surface of water, surface of water। कहाँ पे रहते हैं? या dwell हटा लो, ज्यादा बढ़िया टर्म नहीं है, लिख दो live, that live at surface of water, ठीक है। तो जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उनमें कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है? सी फाइकोएरिथ्रिन। और जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? जो डीप में प्रेजेंट है उनमें कौन सा है? आर फाइकोएरिथ्रिन। चूंकि रेड लाइट को एब्जॉर्ब जो है नहीं करता, बाकी क्या एब्जॉर्ब करेगा? रेड को छोड़ देगा, तो वो कर देगा। तो ये दिखता कैसा है? रेड कलर।
रेड इन अपीयरेंस, और इसी की वजह से रेड एल्गी का कलर कैसा हो जाता है? रेड होता है। रेड हो जाता है। मतलब कि जो रेड एल्गी है उसका कलर आपको रेड क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ या प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंस ऑफ फाइकोएरिथ्रिन या आर फाइकोएरिथ्रिन। इरेज कर दो बच्चे। हाँ सर। यस सर। तो जो सरफेस पे होंगे उनमें सी फाइकोएरिथ्रिन पाया जाएगा, या तो लिख दो कि कलर ऑफ रेड एल्गी is due to R phycoerythrin. Sorry, color of red algae is red due to R phycoerythrin इस पिगमेंट की वजह से, और इसके बहुत ज्यादा डोमिनेंटली प्रेजेंट होने के कारण कहाँ पे रेड सी, इसका भी नाम रेड सी क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेड एल्गी। कौन सा? ट्राइकोडेस्मियम। हो गया? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। फूड स्टोरेज। तो फूड किसके फॉर्म में स्टोर करता है? फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च। और फ्लोरिडियन स्टार्च आपका किसके साथ सिमिलरिटी शो करता है? विद एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। सिमिलर in structure with aminopectin और ग्लाइकोजन किसका स्टोर फूड है? एनिमल्स एंड फंजाई का। फंजाइस। ठीक है, तो इतना याद रखना कि फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में रेड एल्गी में फूड का स्टोरेज होता है। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। सारे बच्चे कॉपी कर पा रहे हैं? यस सर। हाँ सर। आवाज सुनाई देता है? हाँ सर। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे। रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में यहाँ पे भी आपको 3 मोड्स दिख जाएंगे। वेजिटेटिव, सेक्सुअल, ठीक है। तो वेजिटेटिव बाई किससे होगा? अगर यूनिसेलुलर फॉर्म नहीं है तो वैसे इसमें प्रेजेंट है मोस्टली क्या है, मल्टीसेलुलर है, बट दे स्टिल हैव सम यूनिसेलुलर। ठीक है, ज्यादातर रेड एल्गी आपके कैसे होंगे? मल्टीसेलुलर होंगे। लिख लो अगर नहीं वो है, जहां पे लिखा ना यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, वहीं पे नीचे लिख दो मोस्टली, वहीं पे नीचे लिख दो मोस्टली। ठीक है, तो अगर वो
फिलामेंटस फॉर्म में उस तरह से है तो ये फ्रेगमेंटेशन से होंगे। एसेक्सुअल जो स्पोर्स है मतलब ये स्पोर्स के थ्रू होगा, और स्पोर्स कैसे हैं? नॉन मोटाइल स्पोर्स। नॉन मोटाइल लाइक अपलाइनोस्पोर्स, ठीक है। तो स्पोर्स जो है वो नॉन मोटाइल होंगे, फॉर एग्जांपल अपलाइनो स्पोर्स। सेकेंड चीज ये है, अब जाहिर सी बात है इतना तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे फ्लैजिला क्या हो जाएगा? एब्सेंट। एब्सेंट। बच्चे एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से ऐसे एल्गी हैं जहां जो नॉन मोटाइल है, एक चीज ये पूछा गया, जिनके स्पोर्स नॉन मोटाइल है, और दूसरा यह पूछा गया कि फ्लैजिला एब्सेंट है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। मुझे लग रहा है मैं आज इसको यहीं पे खत्म करूंगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन केस ऑफ रेड एल्गी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात बतानी है, तो अभी के लिए इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम, जो कि कल होगा, आगे बढ़ेंगे। तो कल ये एल्गी तो आज ही ऑलमोस्ट खत्म मानो, ठीक है, आज ही खत्म है, 10 मिनट 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट हार्डली। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एल्गी के बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट। ओके ओके सर। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।